हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आधारभूत लेखांकन शब्द क्या होते हैं और खातों की सूची क्या होती है, खातों के लिए नियम क्या क्या होते हैं। हमने एक ही तरीका देखा है खातों के नियम का, दूसरा तरीका अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। लेखांकन की कितनी विधियां हैं, कितने तरीके से हम उसको लेखांकन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कल मैंने बताया था खातों की सूची और खातों के नियम क्या है। मैंने सिर्फ एक ही तरीका बताया है, एक और तरीका है जिसके बारे में आज हम अभी जानने वाले हैं। पहला तरीका था जो हमने कल वीडियो में देखा, पिछले वीडियो में, उसको बोला जाता है पारंपरिक तरीका। अभी दूसरा हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीका में हमने तीन विधि देखी थी, तीन खातों के सूची थे। उन खातों के लिए अलग अलग नियम था, व्यक्तिगत के लिए अलग नियम, वास्तविक के लिए अलग नियम और नाम मात्र के लिए अलग नियम। तो व्यक्तिगत के लिए था व्यक्तिगत खाते के लिए नियम था पाने वाला व्यक्ति पाने वाले व्यक्ति को हम विकलन करते थे, देने वाले व्यक्ति को समाकलन करते थे। पाने वाले व्यक्ति को विकलन, देने वाले व्यक्ति को समाकलन करते थे। और ये था पारंपरिक तरीका। ये जो है पारंपरिक हम तरीका देख रहे हैं, आधुनिक तरीका भी बताऊंगा। पाने वाला व्यक्ति जैसे राम को माल बेचा, राम को माल बेचेंगे तो राम जो है हमारा माल पाएगा। सामने वाले इंसान को हम माल बेचेंगे, सामने वाले पर्सन को, सामने वाले पर्सन का नाम है राम, जिसको हम माल बेचेंगे। माल बेचते हैं तो ये राम जो है हमारा माल पाता है। पाने वाले व्यक्ति को हम करते हैं विकलन, तो यहाँ पे राम को विकलन करेंगे या राम का खाता लिखते हैं इसको, राम के खाते को विकलन करते हैं। इसी जगह अगर हम राम से सामान खरीदते हैं, राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा, हमने राम को यहाँ पे माल बेचा था तो हमारा माल राम पाने वाला था। अभी हम राम से सामान खरीदेंगे, माल खरीदेंगे, तो राम हमें माल देने वाला व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे हम राम का खाता समाकलन करेंगे। प्रत्येक सौदे में दो खाते पहचानना होता है हमें, तो हमने पहला खाता ये पहले वाले सौदे में राम का पहचान लिया, जिसको हम करेंगे विकलन। इसमें दूसरा खाता रहेगा, माल बेचते हैं तो माल जो है वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। और वास्तविक खाते का नियम होता है व्यापार में जो वस्तु आती है उस वस्तु को विकलन करते हैं, व्यापार से वस्तु जाती है तो उसको समाकलन करते हैं। अगर हम माल बेचेंगे तो हमारे व्यापार से माल या स्टॉक जाने वाला वस्तु होगा, जाने वाला वस्तु होगा जिसको हम बेचने के समय लिखते हैं विक्रय। विक्रय जो है नाम मात्र में आता है। नाम मात्र का नियम होता है खर्च और हानि का खाता विकलन, आय और लाभ का खाता समाकलन। हम बेचेंगे तो हमें पैसा प्राप्त होता है, इसलिए ये विक्रय जो है हमारे लिए लाभ होता है। तो विक्रय को हम समाकलन कर सकते हैं।
दूसरे तरीके से अगर समझे तो माल या स्टॉक हमारे व्यापार से जाने वाला है, हमारे व्यापार से जाने वाला वस्तु को हम समाकलन करते हैं, जिसको हम विक्रय खाता करके लिखते हैं। तो जाने वाला वस्तु समाकलन होता है, हमारे व्यापार से स्टॉक जाएगा, माल जाएगा। या दूसरा इसका तरीका है, विक्रय जो है नाम मात्र के अंतर्गत आता है, और विक्रय हमारे व्यापार के लिए लाभ होता है, आय और लाभ का खाता समाकलन करते हैं। तो पहले वाले सौदे का प्रविष्टि होगा, राम का खाता हम विकलन करेंगे और विक्रय खाता को समाकलन करेंगे। सेकेंड वाले में है, राम से हम सामान खरीदेंगे, माल खरीदेंगे। राम से माल खरीदते हैं तो राम हमें माल देने वाला होगा, देने वाले व्यक्ति को हम यहाँ पे समाकलन करते हैं। और माल खरीदा को बोला जाता है व्यापार के लैंग्वेज में क्रय करना, क्रय करना कहा जाता है। क्रय हमारे व्यापार के लिए खर्च होता है, क्योंकि हम सामान खरीदते हैं तो सामने वाले को पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं मतलब हमारे व्यापार का एक प्रकार का वो खर्च होता है, खर्च होता है। तो खर्च और हानि का खाता विकलन करते हैं, तो क्रय खाता को हम यहां पे विकलन करेंगे। क्रय खाता विकलन करेंगे, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी क्रय खाता विकलन, राम का खाता समाकलन। प्रत्येक सौदे में दो खाते आते हैं। इस वाले सौदे में राम से माल खरीदा तो ये हो जाएगा पहला खाता जिसको हम विकलन करेंगे, और ये हो जाएगा दूसरा खाता, राम का खाता समाकलन। क्रय खाता विकलन करेंगे, राम का खाता समाकलन करेंगे। अगर हम राम से माल खरीदते हैं तब, राम को माल बेचते हैं तो बेचने को लिखा जाता है विक्रय, और विक्रय व्यापार का लाभ होता है, लाभ का खाता हम समाकलन करते हैं और राम का खाता विकलन करेंगे, क्योंकि हम जब राम को सामान बेचेंगे, माल बेचेंगे, तो राम जो है हमारा माल पाने वाला व्यक्ति होगा। इस प्रकार से ये पाने वाला, देने वाला और व्यापार में आने वाला, जाने वाला वस्तु, खर्च और हानि का खाता, आय और लाभ का खाता, समाकलन, ये नियम जो है ये पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, पारंपरिक तरीका है। इसके बाद हम देखने वाले हैं आधुनिक तरीका। वास्तविक खाते का नियम होता है वास्तविक खाते का नियम है, व्यापार में आने वाली वस्तु को विकलन करते हैं, व्यापार से जाने वाली वस्तु को हम समाकलन करते हैं। उसके बाद नाम मात्र खाते का नियम है, नाम मात्र खाते का नियम है, खर्च या हानि होता है तो विकलन करते हैं, आय या फिर लाभ होता है तो इसको हम समाकलन करते हैं। तो पारंपरिक तरीका यह है, व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला विकलन, देने वाला व्यक्ति समाकलन। वास्तविक खाते का नियम है, व्यापार में आने वाली वस्तु होती है विकलन, व्यापार से जाने वाली वस्तु होती है समाकलन। उसके बाद नाम मात्र खाते का नियम है, खर्च और हानि का खाता विकलन, आय और लाभ का खाता समाकलन। ये जो तरीका है ये पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, आधुनिक तरीका देखेंगे। आधुनिक तरीका में पहला आपका नियम रहेगा संपत्ति के लिए,
संपत्ति में वृद्धि होती है तो विकलन किया जाता है। संपत्ति में कमी होती है तो इसको समाकलन किया जाता है। जैसे कि संपत्ति हमारा एक प्रकार का हम मान लेते हैं मशीन। मशीन हम खरीदेंगे, मशीन खरीदे तो मशीन हमारे व्यापार में आएगा तो मशीन में वृद्धि होगी। पहले से रहा होगा मशीन तो और मशीन हमारे पास आ जाएगा, और मशीन आएगा मतलब हमारी मशीन में वृद्धि होगी या मशीन या संपत्ति में वृद्धि होगी। मशीन में वृद्धि होगी या संपत्ति में वृद्धि होगी तो इसको विकलन किया जाता है। यहाँ पे हम मशीन खाता विकलन करेंगे। खरीदेंगे तो हमारे व्यापार से रोकड़ की कमी होगी। रोकड़ भी हमारे व्यापार की संपत्ति है, बढ़ता है तो विकलन करते, अगर घटता है तो समाकलन करेंगे। अभी रोकड़ हमारे व्यापार की संपत्ति है जिसको मूर्त संपत्ति या दृश्य संपत्ति मैंने बताया था पिछले वीडियो में। संपत्ति में कमी होती है तो समाकलन करते हैं। मशीन में वृद्धि हुई तो विकलन किए, अब रोकड़ में कमी होगी तो इसको हम समाकलन करेंगे। संपत्ति में वृद्धि विकलन होता है, संपत्ति में कमी समाकलन होता है। तो ये आपका आधुनिक तरीका है, आधुनिक विधि है। दूसरा आपके लिए दूसरा है दायित्व के लिए। दायित्व में कमी होती है तो विकलन करते हैं, दायित्व में वृद्धि होती है तो समाकलन करते हैं। अब यहां पे हम ले लेते हैं राम से उधार माल खरीदा। हमने राम से उधार माल खरीदा है, उधार में माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, स्टॉक आएगा, जिसको हम खरीदने को लिखते हैं क्रय। क्रय व्यापार का खर्चा होता है, क्रय खाता हम विकलन करेंगे। क्रय व्यापार का खर्च होता है, खर्च खाता विकलन होता है। उसके बाद राम जो है हमारे व्यापार का अब दायित्व तो बनेगा, सामने वाला व्यक्ति हमें देने वाला बनेगा। राम का खाता समाकलन। तो इसमें देखते हैं राम से हम उधार माल खरीदेंगे तो उधार माल खरीदे, नगद माल खरीदे, हमारे स्टॉक में वृद्धि होगी। स्टॉक व्यापार की संपत्ति होती है और संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसको विकलन करते हैं। हम संपत्ति में वृद्धि हुआ तो उसको विकलन किए। राम जो है अभी हमें सामान दिया है, बाद में वो हमसे पैसा लेगा। पैसा लेगा मतलब हमारे लिए एक प्रकार का दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है उसको पैसे पेमेंट करना। राम को हम पैसा पेमेंट करेंगे तो ये हमारे व्यापार का दायित्व है, और दायित्व में वृद्धि होती है तो उसको समाकलन करते हैं। दायित्व में वृद्धि होती है तो समाकलन करते हैं, इसलिए हमने राम का खाता समाकलन किया है। उसके बाद राम को ही भुगतान करते हैं। राम को भुगतान करेंगे तो राम हमारा दायित्व था, अभी हम उसको भुगतान करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 5,000 का सामान खरीदा होगा, 5,000 का माल खरीदे थे, अब उसको 2,500 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। 2,500 रुपये पेमेंट करेंगे तो हमको देना था 5,000, अभी हमने 2,500 दे दिया तो हमारा दायित्व जो है वो कम हो रहा है। हमारा दायित्व था ये राम, तो राम को भुगतान करेंगे 2,500 तो वो दायित्व हमारा कम हो जाएगा। दायित्व में कमी होती है, दायित्व में कमी होती है तो विकलन करते हैं। राम का खाता हम विकलन करेंगे। उसके बाद हमारे व्यापार में
हमारे व्यापार से संपत्ति जाएगी, संपत्ति रोकड़ के रूप में जाएगी, हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमारे व्यापार से रोकड़ की कमी होगी, संपत्ति में कमी होती है समाकलन, इसलिए यहाँ पे रोकड़ खाता को समाकलन करेंगे। राम हमारा दायित्व था, दायित्व में वृद्धि हुआ था तो समाकलन किए थे। अब उसी दायित्व का पेमेंट हम कर रहे हैं तो दायित्व में कमी होगी, 5000 का दायित्व था, हमने 2500 दे दिया तो 2500 अब कम हो जाएगा, इसलिए राम का खाता हमने विकलन किया। दायित्व का खाता विकलन होता है, दायित्व में कमी विकलन होता है। उसके बाद रोकड़ हमारे व्यापार की संपत्ति है, हम भुगतान करते हैं तो हमारे व्यापार का जो रोकड़ है वो कम हो जाता है, कम होने से हम उसको समाकलन करते हैं। तो ये आधुनिक तरीका है, संपत्ति में वृद्धि विकलन होता है, संपत्ति में कमी समाकलन होता है। उसका जस्ट अपोजिट, दायित्व में कमी होता है तो विकलन, दायित्व में वृद्धि होता है तो समाकलन। इसके बाद थर्ड नंबर है खर्च में वृद्धि होती है तो हम विकलन करते हैं, खर्च में कमी होती है तो समाकलन करते हैं। खर्च में वृद्धि जैसे हमने किसी को वेतन दिया, वेतन का भुगतान किया, वेतन का भुगतान करेंगे, वेतन व्यापार का खर्च होता है, अगर हम भुगतान करते हैं और हमें कुछ भी लाभ के रूप में मिलता है तो वो हमारे लिए लाभ होता है। अभी वेतन का भुगतान हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वेतन का भुगतान करेंगे मतलब हमारे खर्चों में वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि होती है तो उसको विकलन करते हैं, इसलिए वेतन खाता हम विकलन करेंगे। फिर से वेतन का भुगतान करेंगे तो हमारे संपत्ति में कमी होगी, रोकड़ में कमी होगी, रोकड़ में कमी तो समाकलन होता है, रोकड़ खाता समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार से ये वेतन का भुगतान करने पर मॉडर्न अप्रोच जो है फॉलो होगा। यहाँ पे वेतन खाता विकलन, रोकड़ खाता समाकलन। इसका जस्ट अपोजिट होगा आय के लिए, नंबर है आय में कमी विकलन, आय में वृद्धि समाकलन। जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल, कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त करेंगे तो हमारे व्यापार में जो है कमीशन के रूप में पैसा आता है, रोकड़ आता है, रोकड़ आता है तो हमारे व्यापार का जो रोकड़ है उसमें वृद्धि होगा, संपत्ति में वृद्धि विकलन होता है तो रोकड़ में वृद्धि विकलन करेंगे, रोकड़ खाता को विकलन करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा है आय में कमी होती तो विकलन करते, अभी आय में वृद्धि हो रही है क्योंकि आय हमारा बढ़ेगा कमीशन मिलने से, कमीशन प्राप्त होगा तो हमारा आय में वृद्धि हो रही है, हमको आय हो रहा है, आय में वृद्धि होने से कमीशन को हम यहाँ पे समाकलन करेंगे। कमीशन व्यापार का आय है, अगर हमें प्राप्त होता है तो, प्राप्त होता है तो हमारे लिए आय है, और आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि तो उसको समाकलन किया जाता है, और आय में कमी होती है तो विकलन करते हैं। क्वेश्चन आते जाएगा, मैं बताते जाऊंगा। 5वां नंबर है पूंजी में कमी होती है तो विकलन करते हैं, पूंजी में वृद्धि होती है तो समाकलन करते हैं। पहले वीडियो में हमने सबसे शुरू में बात किया था
व्यापार को और व्यापारी को एक अलग अलग व्यक्ति मानना है। अलग अलग व्यक्ति मानने के साथ साथ व्यापारी का खर्च, व्यापार का खर्च दोनों अलग अलग होता है। देखते हैं, अगर व्यापारी व्यापार में पैसा लगाता है, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापारी के द्वारा ये व्यापार में अगर व्यापारी के द्वारा व्यापार में पूंजी लगाकर रोकड़, मशीन, जितनी भी उसकी पूंजी होगी, माल भी लगा सकता है, मशीन, फर्नीचर भी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, तो जितनी भी चीजें लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है वो सारी चीजें कहलाती है पूंजी। और पूंजी लगाकर व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया तो व्यापार का जो है पूंजी बढ़ेगा। ये हम मान लेते हैं पहले इसका पूंजी कुछ भी नहीं था, अब ये पूंजी लगा के व्यापार चालू कर रहे हैं तो पूंजी में वृद्धि हो रही है। पूंजी में वृद्धि होती है तो समाकलन करते हैं, इसलिए यहां पे पूंजी खाता हम समाकलन करेंगे। उसके बाद व्यापार में जब व्यापारी पूंजी लगाएगा वो हो सकता है आपका रोकड़, मशीन, भूमि, भवन, फर्नीचर, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीजें व्यापार में लगाएगा वो हमारे व्यापार की संपत्ति होती है और संपत्ति में वृद्धि होने पर विकलन किया जाता है। अभी हम मान लेते हैं वो रोकड़ से प्रारंभ कर रहा है तो रोकड़ व्यापार में वृद्धि होगी, इसलिए रोकड़ खाता को विकलन करेंगे। इस तरीके से ये पूंजी में वृद्धि, पूंजी में कमी का हम नियम फॉलो करेंगे। आधुनिक तरीका है ये। एक लास्ट बच गया, आहरण में कमी, आहरण में वृद्धि। व्यापार के आहरण में अगर वृद्धि होती है तो विकलन करते हैं, व्यापार के आहरण में अगर कमी होती है तो समाकलन करते हैं। जैसे व्यापारी के द्वारा व्यापार से रोकड़ निकालने पर, रोकड़ निकाल सकता है, अपने व्यापार से वो अपने पर्सनल पेमेंट भी कर सकता है, अपने बच्चों का ट्यूशन फीस, मैंने आधारभूत लेखांकन सब में बताया है। आहरण क्या होता है, वो अपने खुद का मोबाइल रिचार्ज करा सकता है, पेट्रोल का खर्चा उसका हो सकता है, वो उसके पर्सनल यूज का होगा, व्यापार का खर्चा नहीं होगा, व्यापारी का होगा। तो व्यापारी अपने पर्सनल निजी खर्चों के लिए कुछ भुगतान करता है व्यापार के पैसों से, तो उसे आहरण कहा जाता है। तो अभी व्यापार से व्यापारी ने कुछ रोकड़ निकाल लिया, रोकड़ निकालेगा तो व्यापार से रोकड़ की कमी होगी। हम व्यापार के लिए बनाते हैं जितने भी अपने ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम व्यापार के लिए फॉलो करते हैं, व्यापार के लिए जो भी चीजें भी बनाते हैं, व्यापारी का बनाने बोलेगा तो वो अलग नियम होगा। अभी हम जो भी चीजें बनाएंगे व्यापार के लिए बनाएंगे, व्यापार के लिए बनाते हैं। अगर व्यापार से रोकड़ निकालता है व्यापारी तो व्यापार में रोकड़ की कमी होगी। रोकड़ की कमी मीन संपत्ति की कमी, संपत्ति की कमी, तो यहाँ पे हम समाकलन करेंगे रोकड़ खाता को, रोकड़ खाता को हम समाकलन करेंगे क्योंकि हमारे व्यापार में रोकड़ की कमी हो रही है और व्यापारी अपने उपयोग के लिए निकाल रहा है, अपने उपयोग के लिए निकालता है तो व्यापार के आहरण में वृद्धि होती है। आहरण में वृद्धि होती है तो उसको किया जाता है विकलन। तो हम यहाँ पे आहरण खाता को विकलन करेंगे। इस तरीके से आपका ये दोनों तरीका है। दोनों तरीके से क्वेश्चन सेम टू सेम बनता है, दोनों सेम तरीके हैं, बस आपको लगाने आना चाहिए कहां पर कौन सा नियम फॉलो होगा, कौन सा नियम लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये खातों के सूची, खातों का नियम, दोनों विधियां पढ़े। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।